हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। केमिस्ट्री के हमारे पिछले क्लास में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन तक की पढ़ाई की थी। आज की क्लास में हम उस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है आंतरिक ऊर्जा अर्थात इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी। ऐसे देखा जाए तो एंथैल्पी और एंट्रोपी हमारे सिलेबस का रेगुलर पार्ट नहीं है, मगर चूंकि एक बार इस टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया हुआ है गिब्स फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये फंक्शन दिया गया था कि कोई किस स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया स्वतः रूप से प्रवर्तित होगी, स्वतः रूप से लागू होगी, या रासायनिक अभिक्रिया अपने आप हो जाएगी क्रिया, उसको अभिक्रिया कराने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया स्वतः रूप से स्पॉन्टेनियस अपने आप ऑटोमेटिकली यदि कोई अभिक्रिया हो जा रही है तो यही अभिक्रिया हमारी स्वतः अभिक्रिया कहलाती। तो उसके स्वतःपन को समझने के लिए हमें आंतरिक ऊर्जा टॉपिक से कॉन्सेप्ट को उठाना पड़ेगा। पहले आंतरिक ऊर्जा समझेंगे, फिर एंथैल्पी के ऊपर बात करेंगे, एंथैल्पी के बाद एंट्रोपी के ऊपर, और जब इन तीनों चीज़ों को हम पढ़ लेंगे तब जाकर कहीं हमें गिब्स के फंक्शन के बारे में समझ पाएंगे, और वो फंक्शन ही हमें किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी या स्वतःपन के बारे में इंगित करेगा, बताएगा कि कोई रिएक्शन स्वतः रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला जो टॉपिक है जो हम बात कर रहे हैं वो है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। इंग्लिश में इसे इंटरनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जैसे एक हमने टॉपिक देखा है इंटरनल एनर्जी का, दूसरा टॉपिक हम देखते हैं एंथैल्पी का, और तीसरा टॉपिक हम देखेंगे एंट्रोपी के लिए। इंटरनल एनर्जी क्या है? चाहे दुनिया में हम कोई भी परिवर्तन देखें, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में हमें यह देखने को मिलता है कि या तो सिस्टम ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, या तो ऊर्जा को अपने आप से बाहर निकालता है। तो ऊर्जा का अवशोषण या ऊर्जा का बाहर निकालना इस बात को हमें बताता है कि सिस्टम पे कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा हमेशा संचित रहती है, सिस्टम में कुछ न कुछ मात्रा में हमेशा एनर्जी स्टोर्ड रहता है। तो किसी सिस्टम के अंदर में उसके अणु परमाणु में मौजूद जितने भी ऊर्जा की मात्रा होती है वही ऊर्जा की मात्रा हमारी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो आंतरिक ऊर्जा का सामान्य सा अर्थ है, बिल्कुल सामान्य सा चीज है कि निकाय में मौजूद ऊर्जा, निकाय में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा अर्थात कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना वो कंटेन करके रखता है, वही एनर्जी हमारा क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अब कोई भी सिस्टम, ये सिस्टम किससे मिलकर बनता है? सिस्टम मिलकर बना है किससे? मैटर से। मैटर अर्थात पदार्थ, और पदार्थ किससे मिलकर बने हैं जी? हमारे मूल रूप से देखा जाए तो एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो हम एटॉमिक लेवल पर इस एनर्जी की बात करते हैं कि एक कोई एटम है, इस एटम में किसके कितने कितने प्रकार की एनर्जी होगी। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से है, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके बाह्य कोश में क्या मौजूद रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी अर्थात इस सिस्टम में ये जो एक एटम है, एटम एटम से मिलकर बना मॉलिक्यूल, अर्थात परमाणु परमाणु से मिलकर बनता है अणु, अणु अणु से मिलकर बनता है पदार्थ। तो इसमें जब हम उसके बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू या सूक्ष्मता से जब हम उसकी बात करते हैं कि कोई निकाय किससे मिलकर बना है? पदार्थ से। पदार्थ किससे मिलकर बने हैं भाई? परमाणु से मिलकर बने हैं। और परमाणु क्या क्या चीज से मिलकर बना रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना रहता है। तो इनमें ऐसी क्या क्या ऊर्जा होती है जिन ऊर्जाओं का योग जो रहता है वो किसके बराबर होता है? इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम ये देखते हैं कि यदि ये कोई एक परमाणु है, कोई सिस्टम है, तो इस सिस्टम पे क्या क्या ऊर्जा होगा? उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की एनर्जी होगा तो एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस लिख दिया इसको मैंने, न्यूक्लियस मतलब नाभिक की ऊर्जा, प्लस यदि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे इसके चारों ओर तो रोटेशनल एनर्जी हो गया। ये सब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपनी एक जगह पर स्थिर है, तो उनके कारण उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये क्या है? वाइब्रेशन कर रहे हैं। वाइब्रेशन करने का मतलब क्या होता है? पदार्थ में वाइब्रेशन जब होता है तो वाइब्रेशन के कारण भी एनर्जी होती है, तो वाइब्रेशन के कारण एनर्जी हो गया। और एक और ऊर्जा हम यहां पर ले लेते हैं, वाइब्रेशन के साथ साथ हो सकता है पदार्थ को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, ट्रांजिट करते हैं या विस्थापन करते हैं उसका, तो उसके कारण जो उसमें ऊर्जा मौजूद होगी, हमने उसको कौन सी ऊर्जा लिया? ई ट्रांजिट लिया।
तो ये जितने भी ऊर्जा दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा, रोटेशन होने के कारण ऊर्जा, उसके स्थितिज ऊर्जा, उनके वाइब्रेशन के कारण जो ऊर्जा है, और ये हम लोग का ट्रांजिशन के कारण ऊर्जा, ट्रांजिशन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो इन सभी ऊर्जाओं का जो योग होता है वही ऊर्जा हमारा क्या कहलाता है, ई। और यही ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम में कुल जितना उसका आयतन है, उस आयतन के अनुसार उसमें जितने भी अणु परमाणु मौजूद हैं, उन सभी अणु परमाणुओं का टोटल जो ऊर्जा का योग होता है वही ऊर्जा हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। क्योंकि वो ऊर्जा रहेगी तब सिस्टम में किसी न किसी प्रकार का चेंजेस होगा। भले ये हो सकता है कि इतनी ऊर्जा है, इसके बावजूद वह ऊर्जा ग्रहण करने के बाद परिवर्तन करे, या हो सकता है इतनी ऊर्जा है और इतनी ऊर्जा में से कुछ एनर्जी को बाहर निकालने के बाद वो क्या करे, रिएक्शन करे। दोनों चीजें हो सकती है। तो ये इंटरनल एनर्जी है, अर्थात निकाय में उपलब्ध कुल ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो ऊर्जा की मात्रा इंटरनल एनर्जी कहलाती है। इंटरनल एनर्जी इतने प्रकार के एनर्जी से मिलकर बने रहते हैं। अब जब कभी भी अभिक्रिया होती है या परिवर्तन होता है तो ऊर्जा या तो बाहर निकलती है या ऊर्जा अवशोषित होती है। इनके आधार पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो प्रकार की अभिक्रिया की बात की गई है। अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन अलग किया गया है, थर्मिक रिएक्शन, और एक चीज किया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए आप बात को, एंडोथर्मिक में क्या होता है, कोई सिस्टम है ये इस तरफ, अब इस तरफ हमने क्या किया, एनर्जी दिया, तब वो जाकर क्या बनाता है, ये रिएक्टेंट है अर्थात ये अभिकारक है। अभिकारक की ओर हमने क्या किया, ऊर्जा दिया, तब जाकर क्या बन रहा है, ये उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो अभिकारक की तरफ हमने ऊर्जा दिया, इधर ऊर्जा दे रहे हैं, इसके कारण उत्पाद का निर्माण हुआ। तो तात्पर्य क्या हुआ, किस क्षेत्र की आंतरिक ऊर्जा ज्यादा हुई, आंतरिक ऊर्जा जो है रिएक्टेंट साइड की आंतरिक ऊर्जा ई है और प्रोडक्ट साइड की आंतरिक ऊर्जा हमने ले लिया पी को ले लिया। तो यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ई आर का वैल्यू जो है वो क्या है आपका, ग्रेटर देन है, किससे, ई पी से। क्योंकि इस तरफ हमने क्या किया, ऊर्जा दिया, तो वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, अवशोषित करने के फलस्वरूप रिएक्टेंट साइड का एनर्जी इंक्रीज हो गया और प्रोडक्ट साइड का एनर्जी क्या हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब होता है ई पी माइनस ई आर, अर्थात उत्पाद के आंतरिक ऊर्जा में से अभिकारक के आंतरिक ऊर्जा को जब घटा देंगे तो ये हमें किसको बताता है, आंतरिक ऊर्जा में बदलाव को बताता है। अब ये बताइए, छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू घटाएंगे तो ये मान हमेशा कैसे मिलेगा, हमें ऋणात्मक मिलेगा। तो ये किस अभिक्रिया के लिए हुआ, ये हम लोग का हो रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसे हम कहते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होता है, अभिकारक जो है ऊष्मा का अवशोषण करता है, अवशोषण करने के बाद क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए चेंज इन एनर्जी का मान क्या हो गया हम लोगों का, ऋणात्मक हुआ। तो इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए आप, उस एंडोथर्मिक के लिए चेंज इन एनर्जी का मान है वो कैसा हुआ, निगेटिव। तो इसी प्रकार एक्सोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है। इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, क्यों होता है इस चीज को। जैसे एक्सोथर्मिक की बात करोगे आप, यही रिएक्शन यदि आपका ये जैसे ऊष्मा शोषी था, ऊष्मा शोषी ना होकर यदि ये ऊष्मा छेपी हो जाता, अर्थात ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता, ऊष्मा छेपी, तो ये एनर्जी इस तरफ नहीं रहता, रिएक्टेंट रिएक्ट करता और प्रोडक्ट के तरफ में प्रोडक्ट प्लस एनर्जी क्या करता, बाहर निकालेगा। इस स्थिति में ई आर का वैल्यू जो है वो ई पी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात अभिकारक की ओर की आंतरिक ऊर्जा उत्पाद की तरफ की आंतरिक ऊर्जा से कम हो गई, क्योंकि उत्पाद में क्या हुआ है, ऊर्जा बाहर निकला है। तो इस टोटल सिस्टम का जो एनर्जी है, इस टोटल सिस्टम की एनर्जी किसके बराबर हो गया हम लोगों का, ई पी के बराबर हुआ। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमको बाहर मिल रहा है, जो एनर्जी रिएक्टेंट के साइड मौजूद नहीं था। इसलिए उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है और अभिकारक की तरफ की आंतरिक ऊर्जा कम है। तो जब चेंज इन एनर्जी निकालेंगे तब ये क्या मिलेगा, हमें धनात्मक मिलेगा। तो हमें इन दो बातों को ध्यान रखना है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए इंटरनल एनर्जी का साइन क्या होता है। और इंटरनल एनर्जी का बहुत ही साफ सुथरा सा अर्थ है कि किसी भी निकाय में, किसी भी सिस्टम में मौजूद कुल ऊर्जा की मात्रा
चाहे वो अभिकारक हो, चाहे वो उत्पाद हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, सिस्टम है तो सिस्टम में मौजूद कुल ऊर्जा की मात्रा इंटरनल एनर्जी कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा। ये पहला एक छोटा सा टॉपिक था। जब आंतरिक ऊर्जा हमने पढ़ा, जब हम आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं, आंतरिक ऊर्जा जब तक हम नहीं समझेंगे एंथैल्पी क्लियर नहीं होगा, एंथैल्पी क्या होता है करके। तो आंतरिक ऊर्जा का ही अगला टॉपिक आता है हमारा एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या होगा, देखिए, जब हमने आंतरिक ऊर्जा में किसी सिस्टम की एनर्जी की बात की कि किसी सिस्टम में एनर्जी मौजूद है, उसकी बात कर रहे हैं, तो हम उसमें यह मानकर चलते हैं कि उस सिस्टम में जितने परमाणु प्रारंभिक अवस्था में थे उतने ही परमाणु अंतिम अवस्था में भी हैं, अर्थात उसका आयतन एज इट इज है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। या हमने ये बोला कि वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट था। तो ये जो इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी पर क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम का फंडामेंटल है, अर्थात इसमें आयतन क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन जब कभी हम किसकी बात करते हैं, एंथैल्पी की बात करते हैं, तो एंथैल्पी को इस तरीके से समझा जाए, इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसे प्रक्रम हमने लिया, कोई ऐसा सिस्टम हमने लिया जिस सिस्टम में परिवर्तन तो हो रहा है, परिवर्तन होने के साथ साथ चलो समान दाब पर परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हुआ, दाब हमारा समान है, अर्थात हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी अर्थात बदलाव हो रहा है, मगर अब वॉल्यूम भी क्या हो रहा है हम लोगों का, वेरी किया, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें वॉल्यूम में या आयतन में बदलाव आता है। एक साधारण सा उदाहरण लेता हूं, पानी को भी यदि हम गर्म करते हैं, तो पानी को यदि हम खुले गंजी में गर्म करते हैं तो एक समय आने के बाद में गंजी से पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होनी चालू हो जाती है। ये किस बात को इंगित कर रहा है कि भाई वहां तापमान में परिवर्तन तो हो रहा है, मगर साथ ही साथ क्या हुआ, आयतन में भी परिवर्तन हो गया। और हमने तो प्रेशर वहां क्या रखा, कांस्टेंट, वायुमंडलीय दाब पर हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तापमान को वेरी कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या वेरी हो रहा है, हमारा वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है। इस स्थिति में क्या था, वॉल्यूम में कोई वेरिएशन नहीं था, आयतन समान है, चाहे अभिकारक की बात करें या उत्पाद की बात करें, मगर जब अभिकारक और उत्पाद में आयतन समान ना हो, आयतन में जब परिवर्तन हो, तो कुछ ऊर्जा की मात्रा अर्थात कुछ आंतरिक ऊर्जा की मात्रा आयतन को परिवर्तित करने में उपयोग हो जाती है। तो बचे हुए आयतन पर, जो बचा हुआ अब हमारा आयतन है, उसमें जो एनर्जी जो बच रहा है, अब सिर्फ वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, आंतरिक ऊर्जा कहलाएगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के साथ, आयतन में परिवर्तन के साथ जब हम आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं तो वही हमारा एंथैल्पी कहलाता है। तो एंथैल्पी जो है वो क्या चीज़ हुआ, ये जो एंथैल्पी है, हिंदी में भी इसको क्या बोला जाता है, एंथैल्पी कहा जाता है। तो ये जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी क्या होता है, आयतन में जब बदलाव होगा तो बदले हुए आयतन का जो आंतरिक ऊर्जा गणना करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। क्योंकि जब आयतन समान था तब हमने उसको आंतरिक ऊर्जा का नाम दे दिया, अब आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे आंतरिक ऊर्जा नहीं कह सकते, तो हमें एक नया थर्मोडायनेमिकल वर्ड्स यहाँ पर लाना पड़ा कि जो आयतन में परिवर्तन होने के बाद भी आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन को बता रहा है, उसे किस नाम से जाना जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। अब इसे किस रूप में हम समझेंगे इस एंथैल्पी को, तो बहुत सिंपल सा है इस बात को समझना। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम इतना है, ये क्या हुआ, रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होने के बाद इसका इतना एक छोटा सा वॉल्यूम यहाँ, एक छोटा सा आयतन इस जगह पर बच रहा है, और बाकी कुछ जो आयतन है वो गैस के रूप में क्या हो गया, उड़ गया। आयतन में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। निश्चित सी बात है, निश्चित से हम देख रहे हैं कि इस जगह की जो हम बात करते हैं, यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जितना जो एनर्जी है हमारा, वो एनर्जी हम लोगों का क्या है, इंटरनल एनर्जी है। मगर इधर जब हम आके बात करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट है ये किस बात को बताता है, इस सिस्टम पर कितना एनर्जी है और इस आयतन के कारण कितना एनर्जी बदलाव हुआ।
तो आयतन के कारण जो एनर्जी बदलाव होता है हम उसको प्रेशर इनटू वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात इतना पूरा का पूरा जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम एक प्रेशर के कारण क्या हुआ, एक्सपेंड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, अर्थात आयतन में परिवर्तन हुआ। तो आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, पहले कितना आयतन था और बाद में कितना आयतन है, तो अब उसके कारण जो आयतन के कारण परिवर्तन हुआ वो हो गया हम लोगों का पीवी, और इस सिस्टम पे जो एनर्जी मौजूद है वो एनर्जी क्या हुआ हम लोगों का ई, और इन दोनों का जो योग है यही हम लोगों का किस नाम से जाना जाता है, एच। अर्थात पहले इतने पूरे आयतन का ऊर्जा था हम लोगों का इंटरनल एनर्जी ई के रूप में, मगर जब हमने इसको रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद फाइनल लेवल पर क्या मिल रहा है हमें कि इतने आयतन, ये जो आयतन है इसमें परिवर्तन आ रहा है। अब बच कितना रहा है हमारे पास, ये लेवल का एनर्जी बच रहा है। तो इस जगह पर जो ऊर्जा मौजूद है वो इस जगह पर ऊर्जा मौजूद की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो इसमें जो जितना ऊर्जा मौजूद है वो आंतरिक ऊर्जा ई हो गया, प्लस पीवी जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कितना आयतन में परिवर्तन हुआ, ये आयतन में परिवर्तन किस दाब पर हो रहा है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, यही हमारा एंथैल्पी कहलाता है। अर्थात आंतरिक ऊर्जा के साथ साथ हमें इस बात को भी ध्यान देना था, आंतरिक ऊर्जा के साथ साथ में, कि आंतरिक ऊर्जा के साथ आयतन जब परिवर्तन होता है तो कुल जो ऊष्मा में परिवर्तन आ रहा है हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। अब देखिए H का वैल्यू हमें मिल गया E प्लस पी वी, ये पहली स्थिति है, तब तो H1 इज इक्वल टू E1 इंटू PV1 हो गया, हमने दाब को क्या लिया है, समान लिया। अब दूसरे दाब की हम बात करेंगे तो अब उसमें H2 का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अर्थात स्टार्टिंग कंडीशन पे ये था, फाइनल कंडीशन का जो वैल्यू है H2 इज इक्वल टू E2 प्लस PV2 हो गया। जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये इस तरीके से हमें मिल गया। बात को ध्यान देंगे, एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो किसके बराबर होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये आंतरिक ऊर्जा किसको बताएगा, सिस्टम को, प्लस जो वॉल्यूम परिवर्तित हो गया तो परिवर्तित वॉल्यूम का जो ऊर्जा होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, P इंटू डेल वी से रिप्रेजेंट होगा। तो चेंज इन एंथैल्पी का मान किसके बराबर हुआ, डेल E प्लस P डेल V के इक्वल हो गया। बहुत सिंपल सी बात थी। यदि आयतन में आप परिवर्तन ना करो, यदि आयतन पर परिवर्तन ना हो, डेल V का मान किसी स्थान पर यदि जीरो हो, आयतन परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में डेल H का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल E के बराबर हो जाएगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब डेल V का मान कितना हुआ, जीरो। डेल V का मान जीरो है तो डेल H और डेल E आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी बात को बता दिया कि आंतरिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में अंतर सिर्फ इतना है, जब आयतन समान रहे तो निकाय की ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, मगर जब आयतन में परिवर्तन हो तो निकाय की ऊर्जा को हम एंथैल्पी कहते हैं। इतना ही अंतर है। इंटरनल एनर्जी ये वो कॉन्सेप्ट है जब वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट ना होकर वॉल्यूम में वेरिएशन आ रहा है। वॉल्यूम अर्थात आयतन, आयतन में यदि बदलाव आ रहा है तो उस स्थिति पर हम उसे क्या कहते हैं, जब आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के साथ साथ आयतन में भी परिवर्तन हो रहा है, तब उसे हम एंथैल्पी का नाम देते हैं, एंथैल्पी का दर्जा देते हैं। तो ये एंथैल्पी के बारे में बात हुई। अब ये जो एंथैल्पी है आयतन के साथ में परिवर्तन की बात करता है। तो एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट इतना ही था, मगर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। यदि मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन लिया, एक छोटा सा एंडोथर्मिक हम रिएक्शन यहाँ बात करते हैं, मान लेते हैं कि N2 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बन गया, NH3। अभी मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है, हम ये देख रहे हैं केवल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, और अमोनिया बनाने के बाद में 92.3 किलो जूल एनर्जी क्या करता है, ये बाहर निकाल रहा है।
तो ये जो ऊर्जा जो बाहर निकल रही है, ये ऊर्जा ऊष्माक्षेपी हुआ, अर्थात एनर्जी इसने क्या किया, बाहर निकाला। तो जब एनर्जी बाहर निकाल रहा है तो इस टोटल सिस्टम का एनर्जी जो है वो क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी। मगर सिर्फ इतने का जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगा हम लोगों का, एंथैल्पी कहलाएगा। क्योंकि ये ऊर्जा तो क्या हुआ, बाहर निकल के निकाय से परिवेश में चला गया, सिस्टम से किस में चला गया, सराउंडिंग पे चला गया। इस क्षेत्र की ऊर्जा की तुलना में इसकी बात करेंगे तो डेल ई का वैल्यू क्या हुआ, मतलब एनर्जी का वैल्यू क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू बढ़ा। मगर एंथैल्पी की हम बात करेंगे तो एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। उसका रीजन यह है कि इतना ऊर्जा निकल के क्या हो गया, सिस्टम से बाहर चला गया। जब वो सिस्टम से बाहर चला गया तो ये कुल जो ऊर्जा थी वो तो आंतरिक ऊर्जा है, मगर केवल वॉल्यूम परिवर्तन के बाद जो ऊर्जा जो बच रहा है वो हम लोगों का क्या कहला रहा है, एंथैल्पी कहलाया। तो इन स्थिति पे हमें इस बात को ध्यान देना है कि ये जैसे हमारे पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच का वैल्यू क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी जो है वो कम है। कारण क्या है कम होने का, क्योंकि 92.3 किलो जूल ऊर्जा जो है वो इस सिस्टम से निकल के कहां चला गया, सराउंडिंग पे चला गया। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम हो गया और रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज्यादा है। तो इस स्थिति में ये वैल्यू जो है वो हम लोगों का किस रूप में काउंट होगा, ये ऋणात्मक काउंट होगा, ये निगेटिव हो गया एक्सोथर्मिक के लिए। तो इसी प्रकार से जब हम एंडोथर्मिक की बात करते हैं, जब इसी चीज को आप एंडोथर्मिक के लिए लेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक में डेल एच का वैल्यू जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चेंज इन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए और चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे एंडोथर्मिक के लिए डेल ई का मान निगेटिव है तो एंडोथर्मिक के लिए डेल एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये इस प्रकार की बातें थी। तो ये एंथैल्पी के बारे में था, बहुत ज़्यादा डेप्थ था, हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ अभी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से रिलेशन में कब प्लस और कब माइनस होगा इसके बारे में बात करना था। और ये बात को जानना था कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है। रहने के लिए ऐसे देखा जाए तो दोनों सेम चीज़ है, एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम की एनर्जी को बताता है। मगर सिस्टम की एनर्जी जब कांस्टेंट वॉल्यूम में रहता है तो हम आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं, और सिस्टम की एनर्जी जब वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो तो हम एंथैल्पी की बात करते हैं। दोनों में इतना ही अंतर है। अब तीसरा जो कंटेंट आता है वो है हमारा एंट्रोपी। हमने अभी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बाद जब एंट्रोपी की हम बात करते हैं तो एंट्रोपी क्या है और एंट्रोपी को हम किस तरीके से समझेंगे। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं या कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें दो चीजों को एक साथ रख दो तो बिना किसी ड्राइविंग फोर्स के या बिना किसी चालक बल के या बिना कोई प्रयास किए वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। अर्थात मैंने यहाँ पर एक बात को बोला, हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। यहाँ ये टॉपिक जो है ये एंट्रोपी है। एंट्रोपी हिंदी में बोलते हैं रैंडमनेस, ज़्यादा बेहतर वर्ड है रैंडमनेस, एंट्रोपी को, ठीक है, या हम उसे कहते हैं यादृच्छिकता। तो एंट्रोपी क्या है, जैसे देखिए दो गैस को हमने एक साथ रख दिया, ठीक है, एक गुब्बारा ये है, एक गुब्बारा ये है, और दोनों में गैस भरा हुआ है, दोनों को पाइप से हमने ऐसे जोड़ दिया और बीच में इस प्रकार से नॉब लगा दिया। इसमें भी कुछ गैसेस भरी हुई हैं और इसमें भी कुछ गैसेस क्या हैं, भरी हुई हैं। क्या होगा कि जब इसके बीच से नॉब को ऐसे हटा दिया जाए और पाइप स्टिल अभी भी कनेक्टेड है, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि पहले और दूसरे ये दोनों बॉब में जो गैस भरे हुए हैं, ये गैस क्या होगा, आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे बिना कोई इनिशिएशन किए हुए।
अर्थात हमने कोई भी अपने तरफ से या प्रकृति ने कोई भी अपने तरफ से बल नहीं लगाया, मगर ये दोनों में अंदर में ऑटोमेटिकली इतने फोर्स मौजूद हैं कि वो आपस में आकर रिएक्शन कर लिए। हमें रिएक्शन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जनरली नहीं तो क्या होता है, कोई भी प्रोसेस को करने के लिए वर्क हमें करना पड़ता है। यहाँ क्या हुआ, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वर्क कर लिया, सिस्टम पे ऑटोमेटिकली चीज़ें हो गई। तो इस प्रकार का ये जो घटना हुआ, इस घटना को हम स्पॉन्टेनिटी या स्वतःपन कहते हैं। ये हम लोग को क्या कहलाता है, स्वतःपन कहलाता है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन था, एक ऐसी प्रक्रिया थे जो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो गई, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो गई, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जब कभी भी कोई ऐसा प्रक्रम, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जा रहा है या प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली हो गया, तो ये प्रोसेस ही जो ऑटोमेटिक होने का जो बात है वही हमारा क्या कहलाता है, स्वतःपन कहलाता है, या इंग्लिश में हम इसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। अब ये स्पॉन्टेनियस जो हो रहा है, इस स्पॉन्टेनियस को की व्याख्या करने के लिए हमें रेंडमनेस को समझना पड़ेगा। तो रेंडमनेस क्या होता है, ये हर सिस्टम का एक गुण होता है जो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के ऊपर विश्वास करता है। अर्थात ऐसा गुण किसी सिस्टम का जिसके कारण वो ऑटोमेटिकली क्या हो, एक्सपेंड हो, ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो। तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होने का गुण ही क्या कहलाता है, हम लोगों का रेंडमनेस कहलाता है। और कोई चीज़ जो ऑटोमेटिक एक्सपेंड होता है उसके पास में मौजूद किसी दूसरे से वो क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन कर लेगा, तो वो प्रक्रिया क्या हो गया, स्वतःपन हो गया। इसका मतलब एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। जितना ज़्यादा किसी सिस्टम पर एंट्रोपी होगा, अर्थात कोई सिस्टम जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करने का या फैलाने का प्रयास करेगा, वह अपने आसपास की चीज़ों से उतने ही जल्दी क्या कर लेगा, रिएक्शन करेगा। और वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं या स्वतः कहते हैं। या प्रक्रिया जो है वो स्वतःपन को बता रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हुआ, रिलीज हो गया। तो एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी को हम किस रूप में बात कर सकते हैं, एंट्रोपी क्या होगा, तो एंट्रोपी है डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर कह सकते हैं, या मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। अर्थात कोई सिस्टम कितना ज्यादा रैंडम हो सकता है। आप देखे होंगे कि जैसे अगरबत्ती हमने जलाया, अगरबत्ती जलाया तो उसका धुआं जो है ऑटोमेटिकली निकल कर बाहर ऑटोमेटिकली क्या है, वो फैलना चालू हो जाता है। तो उसका जो धुआं है अगरबत्ती का, वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट में फैलते जा रहा है। इसका मतलब यही जो प्रक्रिया है ऑटोमेटिकली फैलने का, यही हमारा रेंडमनेस कहलाता है, या डिसऑर्डरनेस कहलाता है, या यादृच्छिकता कहलाता है। और ऑटोमेटिक हो रहा है, इसलिए हमने उसे क्या बोल दिया, स्वतःपन कह दिया। चाहता तो वो धुआं एक जगह पर स्थिर रह सकता था, स्थिर न रह के वो फैलना चालू कर दिया, और ऑटोमेटिक फैल रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे तो भी वो फैलेगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। तो जब जितना रेंडमनेस होगा उतनी ज़्यादा कोई चीज़ स्वतःपन होगा। तो स्वतःपन को जानने के लिए हमें रेंडमनेस को जानने की आवश्यकता होती है। तो ये जो रेंडमनेस होता है, यही रेंडमनेस हमारा क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। जैसे उदाहरण लेता हूँ, पानी का हमने उदाहरण लिया। पानी के 3 स्टेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अर्थात बर्फ होता है आइस के रूप में, वाटर लिक्विड के रूप में है आपका, और वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म पे है। बर्फ के जो अणु परमाणु है एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, और बर्फ को एक जगह रख दोगे तो कहीं बहेगा नहीं, अर्थात उसमें रेंडमनेस नहीं है, वो बिल्कुल फिक्स्ड है, रिजिड है, अपनी जगह पर स्थिर है। मगर जैसे ही हम क्या करेंगे, उसको लिक्विड में बदल देंगे, तो एक जगह रख देंगे तो थोड़ा सा बहने का प्रयास करेगा जितनी उसकी क्षमता होगी। तो यदि उसके अणु परमाणु एक जगह को छोड़कर दूसरे ओर बहने की कोशिश कर रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, डिसऑर्डर या रेंडमनेस कहलाएगा। और यही डिसऑर्डर या रेंडमनेस क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाया। तीसरा चीज है, जब हमने उसको भाप में बदल दिया तो वो पानी या जो वाष्प के जो अणु हैं वो वायुमंडल में ऑटोमेटिकली ऊपर उठना चालू होगा, ऊपर उठ के दूर दूर एरिया तक वो पूरा फैल जाएगा। रेंडमनेस उसमें भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जितना ज्यादा रेंडमनेस बढ़ता है, एंट्रोपी उतना ही बढ़ता है। तो यहां हमने क्या देखा, सॉलिड के लिए
एंट्रोपी जो है कम रहता है। लिक्विड के लिए एंट्रोपी थोड़ा मीडियम होता है और गैसियस के लिए एंट्रोपी जो है सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ एक बात को हम लिख सकते हैं, सॉलिड का एंट्रोपी लेस देन होगा किससे, लिक्विड से, और इसका एंट्रोपी लेस देन होगा किससे, गैसियस से। तो ऐसे हो सकता है क्वेश्चन भी आपको पूछ दिया जाए। एंट्रोपी का मतलब फैलाव, सीधा सीधा सा, जितना ज़्यादा कोई चीज़ फैल रहा है उतना ज़्यादा उसकी एंट्रोपी है। और कोई चीज़ जितना ज़्यादा ऑटोमेटिकली फैलेगा वो ऑटोमेटिकली उतना ही जल्दी रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन को जल्दी करना मतलब स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा होना या स्वतःपन उसका ज़्यादा होना। अब एंट्रोपी हमने देखा तो इंटरनल एनर्जी था या एंथैल्पी की बात की, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इन सब के बाद और एंट्रोपी। इसके बाद कोई स्वतःपन को जानने के लिए गिब्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक छोटा सा इक्वेशन दिया, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। उसने फ्री एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट लगाया। गिब्स फ्री एनर्जी के रूप में हम जानते हैं गिब्स की मुक्त ऊर्जा, और मुक्त ऊर्जा जो फलन है, और उसके आधार पर हम किसी भी सिस्टम के, कोई भी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में हम इस बात को बता सकते हैं कि प्रक्रिया जो है स्वतः रूप से होगी या नहीं होगी, उसके बारे में। तो गिब्स जो है, यहाँ नया शब्द आया GIBBS, गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। गिब्स का मुक्त ऊर्जा का फलन क्या है? मुक्त ऊर्जा किसको कहा जाता है? तो मुक्त ऊर्जा का परिभाषा जो होता है वो है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हम किसी वर्क डन के लिए लाते हैं वही हमारा गिब्स एनर्जी कहलाता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम ला रहे हैं, एक सिस्टम में कुछ भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जितना मान यूजफुल वर्क के लिए उपयोग हो रहा है या यूजफुल वर्क में हम जो लगा पा रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, गिब्स एनर्जी कहलाता है। तो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? उपयोग में लाई गई ऊर्जा। अर्थात देखो, मान लेते किसी सिस्टम पे ऊर्जा कितना है, H है, एंथैल्पी है जो, वही उसकी ऊर्जा है। अब चूंकि इसको आंतरिक ऊर्जा E से इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आयतन जो है कांस्टेंट नहीं है। हमने सिर्फ एक वर्ड बोला, एट कांस्टेंट प्रेशर हमने बात किया। नियत दाब पर किसी सिस्टम के द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा की कुल मात्रा ही फ्री एनर्जी कहलाती है या गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। तो मान लेते हैं कि यह कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल जो एनर्जी है वो एनर्जी को हम अभी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। अब हो सकता है यह सिस्टम तापमान कम या ज्यादा किसी भी के कारण चेंज हो, तो जब चेंज होगा तो इसमें से कुछ ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो जो कुछ ऊर्जा की मात्रा बाहर निकल रही है तो बच कितना जाएगा इस सिस्टम पे ऊर्जा? पहले एनर्जी H था और कुछ एनर्जी इसमें से बाहर निकल गई। मान लेते हैं कुछ एनर्जी बाहर निकली, हमने उसको क्या ले लिया, Q ले लिया। तो ये जो H माइनस Q है, H माइनस Q ही हमारा किस नाम से जाना जाता है, G के नाम से जाना जाता है, जिसे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अब ये Q जो है वो किसके कारण आया है? ये Q वो ऊर्जा है जो रेंडमनेस के कारण बह गया, अर्थात उस सिस्टम में था मगर उसके मॉलिक्यूल रेंडमली क्या हुए, दूर दूर भागने चालू हो गए, तो उन मॉलिक्यूल के साथ में कुछ ऊर्जा क्या हो गई, बाहर हो गई, वही ऊर्जा है Q। तो अब सिस्टम में कितना एनर्जी बच गया? भाई एक उदाहरण लो, पहले सिस्टम में 10 जूल ऊर्जा था और 2 जूल ऊर्जा क्या हो गया, उसमें से बाहर निकल गया रेंडमनेस के कारण। तो ये 10 में से 2 को हटा दो तो कितना हो गया, 8 जूल। इस 8 जूल ऊर्जा का हम क्या कर सकते हैं, कुछ उपयोग ला सकते हैं, कोई वर्क डन के लिए यूज कर सकते हैं, यूजफुल वर्क किया जा सकता है। तो यही जो यूजफुल जो वर्क कर रहे हैं यही हमारा क्या कहलाता है, गिब्स एनर्जी कहलाता है या फ्री एनर्जी कहलाता है। तो एंट्रोपी के कारण कितना ऊर्जा खर्च हो रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एंट्रोपी को मेजरमेंट करने का एक छोटा सा सूत्र है जो हमने एंट्रोपी पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं दिया, अभी उसे आप नोट डाउन कर लेंगे कि एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर S, ये किसके इक्वल होता है हम लोगों का, कि
कितना हीट एनर्जी पर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई सिस्टम स्टोर करता है या कोई सिस्टम रिलीज करता है, यही हमारा क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। अर्थात एंट्रोपी का ये हम लोग का छोटा सा क्या है, फॉर्मूला है, एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट गिवन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर रेस्ट। मतलब ये है कितना तापमान बढ़ाते हैं उसके कारण कितना उसमें ऊर्जा कोई सिस्टम क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इन दोनों का ही जो अनुपात है वही हमारा क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। तो ये Q का मान कितने के बराबर हो जाएगा हम लोग का, T इंटू एस के इक्वल हो गया। T को इधर लेके आ गया तो, और इसी फॉर्मूले को आप यहां रख देंगे तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, एक छोटा सा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। और ये इक्वेशन क्या मिल गया हमें कि गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला H माइनस टी इंटू एस के इक्वल हुआ। किसी एक सिचुएशन पर ये ऐसा है, अर्थात ये एस है और रेंडमनेस के कारण इतनी ऊर्जा क्या हो गई, गायब हो गई। तो इतने ऊर्जा को हमने इसमें से घटा दिया कुल ऊर्जा से, तो जितना ऊर्जा बच रहा है वही ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए उस ऊर्जा को किस नाम से हम जानते हैं, जी के नाम से जानते हैं, अर्थात गिब्स एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस के रूप में है। जैसे ये किसी एक स्थिति के लिए है, जब दो स्थिति हुई और दोनों स्थिति के साथ में ऊर्जा परिवर्तन हुआ तो इस स्थिति में हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इस रूप में हम इसे क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखिए, सपोज दैट टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस फॉर्मूले पर ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये किसको बता रहा है, डेल एच किसको बताता है, एंथैल्पी में परिवर्तन को बताया, ये तापमान को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, हमारे एंट्रोपी में परिवर्तन को बताया। तो एंट्रोपी में परिवर्तन का मतलब क्या रहता है, किसी एक तापमान पर सिस्टम की एंट्रोपी अलग हो सकती है, अर्थात सिस्टम का दूर दूर जाने की प्रकृति अलग हो सकती है, और जब तापमान में परिवर्तन आएगा तो उस स्थिति में एंट्रोपी का मान क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो एंट्रोपी भी क्या है, तापमान के अनुसार इसके मान में बदलाव होता है, और एंट्रोपी वैसे रेंडमनेस को बता रहा है। तो जितना ज़्यादा आप तापमान बढ़ाएंगे, अणु परमाणु एक दूसरे से उतना ही ज़्यादा दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे, तो इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि रेंडमनेस बढ़ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला, इसी फॉर्मूले को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस के नाम से इसको जाना जाता है। अब इस पर देखते जाइए, ये जो पॉइंट मिला है अपने को, जब चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा हो, अर्थात चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, अर्थात बाद के एंट्रोपी से पहले के एंट्रोपी का जो घटाव है, यदि ये धनात्मक है, इसका मतलब रिएक्शन जो है ऑटोमेटिकली हुआ। पहले कम फैले हुए थे, ऑटोमेटिकली ज़्यादा फैल गए, तो ज़्यादा में से कम वाले वैल्यू का आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, चेंज वाला वैल्यू, ये पॉजिटिव मिलेगा। तो जब एंट्रोपी चेंज का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये किस बात को बताता है, स्वतःपन को बताता है या स्पॉन्टेनिटी को बताता है, कि अर्थात कोई सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, या वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो किससे पता चलता है हम लोगों का, डेल एस की वैल्यू से। और डेल एस का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा, इस स्थिति पर, ये जो पॉइंट है हमारा, डेल एस का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, यदि तापमान मान लेते हैं, पहला कंडीशन है कि यदि तापमान समान है और चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू क्या है हम लोगों का, 0 है, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल एच का वैल्यू 0 है, तो डेल जी का वैल्यू कितने बराबर होगा हम लोग का, माइनस टी डेल एच के इक्वल होगा, या टी डेल एच का वैल्यू किसके बराबर हो गया, माइनस डेल जी के बराबर हो गया। ये एक कंडीशन ले रहा हूं, डेल एच का वैल्यू 0 है यदि, तो गिब्स एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस टी डेल एच के इक्वल हुआ। और ये वैल्यू जो माइनस टी डेल एच है, इसमें इसका मान धनात्मक कब होगा, जब केवल डेल जी का वैल्यू क्या रहेगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये माइनस वैल्यू और इंटू माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तभी तो डेल एस का वैल्यू क्या हुआ, पॉजिटिव। डेल एस का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल का वैल्यू क्या होना,
पॉजिटिव होना, अर्थात बाद का एंट्रोपी ज़्यादा है और पहले का एंट्रोपी क्या था, कम था, तभी तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो जब डेल एस का वैल्यू या एंट्रोपी में परिवर्तन का मान धनात्मक होता है तो वो स्वतः अपन को बताता है। और डेल एस का वैल्यू धनात्मक कब हो रहा है, जब डेल जी का वैल्यू क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। तो अब इससे हमें क्या मिल रहा है, एक छोटा सा कंक्लूजन मिल रहा है। कंक्लूजन क्या मिला, इस बॉक्स में देखिए कि डेल एस का वैल्यू धनात्मक, ये किसे बताता है, स्वतःपन को बता रहा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, डेल जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो जब डेल जी का वैल्यू ऋणात्मक है तो ये स्वतः होगा। इसी के जस्ट अपोजिट ले लो, यदि डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव ही रहता, डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव ही होता तो डेल एस का वैल्यू क्या मिल जाता हम लोगों का, माइनस मिल जाता। अब ये असवतः है। इसका तात्पर्य यह है कि इस रिएक्शन को होने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो रिएक्शन होगा। तो दूसरा कंडीशन है कि डेल जी का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो उस स्थिति में डेल एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो ये क्या, कौन सा हुआ, अस्वतः कंडीशन। तो ये स्वतःपन अस्वतःपन को ये समझने के लिए है। और एक तीसरी स्थिति है कि यदि डेल जी का वैल्यू शून्य है, अर्थात मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान शून्य है, इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी ऊर्जा, या हम ये कह सकते हैं कि पहले और बाद दोनों की ऊर्जा हमारी क्या है, बराबर है, अर्थात रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ ऊर्जा की मात्रा बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और न ही कोई ऊर्जा को हम यूजफुल वर्क में ला सकते हैं। तो चेंज इन एनर्जी या मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का दर शून्य है। तो ये कौन से कंडीशन को बताता है, साम्यावस्था को रिप्रेजेंट करता है, साम्यावस्था। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक कंटेंट दे दिया गया है, एक कंटेंट बताया गया है। अब ये जो पॉइंट है, एक छोटा सा टेबल और बच गया है और उसी टेबल से पिछले साल प्रश्न आया हुआ है। इस पर देखिए, ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट पर एक हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल यहां ड्रॉ करते हैं। और ये टेबल जो है वो टेबल कुछ इस तरीके से है। इस टेबल को बनाने के लिए हम ये देखते हैं, डेल एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसी प्रकार डेल एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल एच के अनुसार डेल एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, और उसके कारण डेल जी का वैल्यू क्या होना चाहिए। और इसमें एक और हम ले लेते हैं, ये टेम्परेचर के वैल्यू को बताता है, तापमान को, और तापमान के कारण ये किसको बताता है, डेल जी के वैल्यू को बताता है। और डेल जी का वैल्यू जो भी होगा उसके कारण यहाँ पर स्वतः अस्वतः को बताएगा, स्वतःपन के बारे में ये बात करता है। तो देखिए, इस समीकरण पर पहली स्थिति हम लेते हैं, डेल एच के वैल्यू को यदि आपने निगेटिव लिया, केवल डेल एच को आपने निगेटिव लिया, ठीक है, और डेल एच को निगेटिव लेने के साथ साथ आप डेल एस की वैल्यू को पॉजिटिव ले लेते हैं। जब आपने इसको पॉजिटिव लिया तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव। तो ये निगेटिव और ये निगेटिव, ओवरऑल डेल जी का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, निगेटिव। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, स्वतः हो जाएगा। दूसरा स्थिति है, डेल एच की वैल्यू को आपने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। अब तापमान यहां पर कुछ भी हो ना, कोई भी तापमान हो, तब के लिए है। अब डेल एच का वैल्यू हमारा धनात्मक है, अर्थात अब ये वैल्यू क्या मिल गया अपने को, पॉजिटिव मिल गया, धनात्मक। धनात्मक में इस मान को यदि हमने क्या ले लिया, धनात्मक लिया डेल एस को, और डेल एस को धनात्मक लिया, तो अब टी का वैल्यू क्या होगा, मैटर करेगा। टी का वैल्यू यदि कम होगा, टी का वैल्यू कम है तो डेल जी का मान धनात्मक हो सकता है, और टी का मान ज्यादा है, ये ज्यादा हुआ तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। जब डेल जी का मान धनात्मक है तब ये अस्वतः होगा, और जब ये ज्यादा होगा तब ये क्या मिल गया हम लोगों को, स्वतः हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम के स्वतः अस्वतः को हम बता सकते हैं। स्वतः होने के लिए क्या रहता है, सामान्य अवस्था पर डेल एच का वैल्यू कम होना चाहिए और डेल एस का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक हो मगर एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो, धनात्मक हो। तो उस स्थिति में क्या होगा, स्वतः होगा। तो स्वतः और अस्वतः को बताने के लिए हमें इस प्रकार से टेबल का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। अब इनमें ये जो पूरा जो है हम टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, और टेबल कुछ इस तरीके से है, आप घर में से नोट भी कर लेंगे।
अच्छा, ये दोनों चीज़ें तो हमने नोट करा दिया है, इतना सफिशिएंट है, ये ओवरऑल कंडीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। और ये इस टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया था कि कोई रासायनिक प्रक्रम किस स्थिति में स्वतः होगा। स्वतः होने के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास में, डेल एच का वैल्यू कम होना चाहिए, लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव, और डेल एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव होना चाहिए। उस स्थिति में यह स्वतः होगा। और या डेल जी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो क्या है, डेल जी का वैल्यू तीन चीज हो सकती है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। ऋणात्मक हुआ तो ये स्वतः होगा, धनात्मक हुआ तो ये क्या होगा, अस्वतः होगा, और जीरो हुआ तो ये कौन सी स्थिति में आएंगे, ये साम्य अवस्था में आएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, तीन मूल चीजें मिलती है। डेल जी के आधार पर स्वतः, अस्वतः और साम्य अवस्था की हम बात करते हैं, एवं डेल एच और डेल एस के आधार पर भी हम स्वतः अस्वतः की बात करते हैं। तो इसी के ऊपर ये जो है, ये लास्ट टाइम ये ACA 2016 का ये प्रश्न था, ये पूछा गया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर पे स्वतः अस्वतः को लेकर इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो चूंकि एक इस छोटे टॉपिक को समझने के लिए हमें आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी को थोड़ा सा देखना पड़ा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं गए हैं इस टॉपिक को, और इतना पढ़ना मोर देन सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये सिलेबस में डायरेक्टली पार्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट वे में है। अब इस जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में एक टॉपिक और बच गया है, जिसमें से कम 2 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे गए हैं, वो है पीएच वैल्यू के बारे में। तो अगला लेक्चर जो रहेगा वो पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन के ऊपर रहेगा ये टॉपिक, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना है आप लोगों को। इवन इस चैप्टर से अकेले दोनों वर्ष में 2016 और 2017 में कम से कम 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप बहुत ही सावधानीपूर्वक वीडियोस को देखें, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज़ उस चीज़ को बताएं। धन्यवाद।